सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई भाई साहब मनोता चैनल की ओर से। आज 3 जनवरी है और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस है। 1831 3 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। और आज के खास दिन पर प्रथम अध्यापिका के रूप में जाने जाने वाले महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की जीवनी पर आज हम विशेष चर्चा के रूप में आमंत्रित किए हैं। तो हमारे बीच में जुड़ चुकी है रेखा कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत सतनाम। रिजन सतनाम। कुर्रे कोहिनूर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत सतनाम। और आज की इस परिचर्चा पर मैं सबसे पहले रेखा कौशिक जी को आमंत्रित करता हूं कि सावित्रीबाई फुले की जीवन संघर्ष पर उनकी सबसे ज्यादा जो फोकस रही है वो शिक्षा पर रही है। और उन्हें प्रथम अध्यापिका के रूप में जाना जाता है इस भारत की भूमि पर। आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो बेटियों को पढ़ाने लिखाने में, बालिकाओं के पढ़ाने लिखाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, ज्योतिबा फुले और साहू जी महाराज का। तो ऐसे महान पुरुषों को हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से सत सत नमन भी करते हैं। और नए वर्ष के आगाज पर उनका जन्म दिवस है, इस पर भी तमाम हमारे दर्शकों को वॉइस ऑफ मानवता चैनल की ओर से शुभकामनाएं और बधाई। तो मैं आज के इस विषय पर, नए वर्ष पर, आज की हमारी जो प्रथम चर्चा हो रही है सावित्रीबाई फुले पर, मैं चाहूंगा रेखा कौशिक जी से कि आज के इस विषय पर, खास विषय पर अपनी बात रखेंगी। रेखा कौशिक जी, सतनाम। जी। सतनाम। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पटल पर उपस्थित संत समाज और मेघराज सिंह जी, कुर्रे भैया जी को नया वर्ष की बधाई, और संपूर्ण देख सुन रहे आमजन को नया वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और जैसे कि आज माता सावित्री फुले शिक्षा की देवी की जन्म जयंती है, तो उस अवसर पर मैं ना 2 लाइन में पढ़ना चाहूंगी। माता सावित्री फुले ने ज्ञान की ज्योति जलाई। माता सावित्री फुले ने ज्ञान की ज्योति जलाई। अंधियारी जीवन को उजाला करने थामी कलाई। अंधियारी जीवन को उजाला करने थामी कलाई। इस तरह भारत की मतलब प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक, प्रथम महिला स्कूल के सूत्रधार माता सावित्री बाई फुले जी को उनके जन्म जयंती पर मैं सत सत नमन करती हूँ, नारी शक्ति को। और उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। वे महाराष्ट्र के सतारा जिले के खंडोजा जी के यहाँ परिवार में हुआ। उनके माता जी का नाम रश्मि था। सावित्रीबाई फुले भी पढ़ी लिखी नहीं थी और कम उम्र में उनकी शादी भी करा दिया गया था। तो जिस घर में उनकी शादी हुई वहां उनको ज्योतिबा फुले जी से हुई थी, तो उन्होंने उनको विधिवत शिक्षा भी दिलाया। और वहीं से वो पति के सानिध्य में रहकर ही वो आगे बढ़ी। 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई की फुले की शादी ज्योतिबा फुले से करा दी गई थी, मात्र 9 साल की उम्र में। तो उस टाइम तो बच्चों का होश आवाज भी नहीं रहता, शादी क्या होता है जानते भी नहीं। ऐसी स्थिति में पहले के समय में शादी ब्याह हुआ करता था और घर गृहस्थी के लिए झोंक दिया जाता था। तो ये तो उस समय की बहुत महिलाओं के ऊपर कहना चाहिए दयनीय स्थिति थी महिलाओं की। तो माता सावित्री जो फुले जी जो शिक्षित नहीं थी, तो उसके पति ने उसे शिक्षित किया। और ज्योतिबा फुले उस समय भी 13 वर्ष के थे जब उनकी विवाह हुआ। तो शिक्षा की अपनी पहली ट्रेनिंग उन्होंने वहीं से प्राप्त की। और स्कूल से पढ़ाई लिखाई कराया, और शिक्षा की ट्रेनिंग संपूर्ण होने के बाद सावित्री फुले जी ने पुणे के महाराणा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। तो उस समय में माता सावित्री फुले का साथ ना सगुना बाई ने भरपूर दिया। और उन्होंने शुरुआत जो की वो सिर्फ 9 बच्चियों से, जो अलग अलग समाज से थी। कोई ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं था उसके अंदर। वो सभी बालिकाओं को 9 बच्चियों को लेकर उन्होंने
पढ़ाना शुरू किए। तो उस समय समाज में जो उच्च वर्ग कहे जाते हैं, उन लोगों ने उनका भरपूर विरोध किया, भरसक प्रयास किया कि उनको मतलब लड़कियों को शिक्षित ना किया जाए, महिलाओं को शिक्षित ना किया जाए। और शिक्षित करना मतलब धर्म को डुबाना। उस समय की सोच थी कि शिक्षित करना मतलब धर्म को डुबाना, हमारे धर्म का नुकसान हो रहा है। नारी को शिक्षित करना मतलब अधर्म का कार्य करना, ऐसा माना जाता था। तो शिक्षित करना अर्थात धर्म के विरुद्ध कार्य करना, इतना उसके ऊपर पुरजोर उनका मतलब विरोध होता था। तो जिस समय जब वो पढ़ाने जाती थी तो लोग उसके ऊपर गोबर कीचड़ इत्यादि फेंकते थे, उसको अपवित्र करते थे, जैसे कि वो कोई अपवित्र कार्य करने जा रही है, इस टाइप का उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। जबकि शिक्षा दान सबसे महान कार्य है। सावित्रीबाई फुले जी अ, हिम्मत नहीं हारी, और वे एक साड़ी, एक्स्ट्रा साड़ी अपने थैले में लेकर जाती थी, और स्कूल पहुंचकर वो जो कीचड़ गोबर से सनी हुई साड़ी होती थी उसको चेंज करके अच्छे कपड़े बदलकर वो पढ़ाई कराती थी, बच्चों को शिक्षित करती थी। उसके बाद पुनः लौटते वक्त उसी साड़ी को, जो खराब कर दिए रहते थे, उसी साड़ी को पहनकर वो आती थी। तो सोचिए उस समय उन्होंने मतलब कितना संघर्ष किया महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। आज हम बोल पा रहे हैं और आपके सामने बैठे हैं, शिक्षित है, तो ये माता सावित्री फुले जी की देन है। क्योंकि उस समय वो संघर्ष नहीं किए रहती तो आज हम यहाँ बैठ के ऐसे बोलते नहीं रहते। तो इसमें सावित्री जो फुले दंपत्ति हैं, जो इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि उनको पति का भरपूर सहयोग मिला, ज्योतिबा राव फुले जी का। उनके सहयोग से ही वो आगे बढ़ पाई और इतने बड़े कार्य को वो कर पाई। तो उनका सारा श्रेय भी उनको मैं देती हूँ। और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि उनको मतलब शिक्षित करने के रोकने के लिए, मतलब दूसरे को जो शिक्षा दे रही थी उसको रोकने के लिए उनको घर से भी निकलना पड़ा। उनको उनके ससुर को दबाव डाला कि सावित्रीबाई फुले यदि पढ़ाना बंद नहीं करेंगी तो ये आपके साथ इस घर में नहीं रह सकती। तो अपने घर बार छोड़कर भी वो कहीं दूसरे जगह चले गए। तो इस स्थिति में भी वो शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना वो नहीं छोड़े दोनों। उसी समय उसकी मुलाकात उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख से हुई। फूले दंपत्ति के लिए रहने के लिए उन्होंने जगह दिया, और तो और उसके स्कूल खोलने के लिए भी जो जगह उन्होंने तलाश की। और तब फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख ने ही उनको अपने घर में रहने के लिए जगह भी दी, और एक हिस्सा छोटा सा स्कूल खोलने के लिए भी उनके लिए जगह दिया। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने मिलकर यहाँ शोषित वंचित जो लोग थे उनको उन्होंने पढ़ाना शुरू किए, और एक कहना चाहिए मानवता का उन्होंने मिसाल कायम किया। और आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा की बुनियाद रखने का काम माता सावित्रीबाई फुले ने किया। फुले दंपत्ति ने 1848 से लेकर 1852 तक पूरे महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए कुल 18 स्कूल खोले, और 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय उन्होंने खोला। इस तरह से शिक्षा की जो देवी है उसकी उपलब्धि को स्वीकार कर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सम्मानित किया। जो कामकाजी हैं, दिन में स्कूल जो नहीं जा सकती थी उसके लिए रात्रिशाला खोला उन्होंने, और महाराष्ट्र में गरीब छात्रों के लिए भी 52 मुफ्त छात्रावास स्थापित किए। उनके किए हुए कार्य एकदम अविस्मरणीय है, जो भुलाया नहीं जा सकता। फुले दंपत्ति ने 1848 में पुणे के भिंडेवाड़ा में पहले भारतीय लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। वहां पर भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, साहित्य और सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता था। और उसमें जाति और लिंग के आधार पर लोगों के साथ होने वाला जो भेदभाव है और अनुचित व्यवहार, उसको खत्म करने के लिए भी उन्होंने कार्य किए। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई फुले जी कवित्री थी, समाज सुधारक भी थी,
मराठी की आदि कवित्री के रूप में उनको जाना जाता है। उनके जन चेतना और दूरदृष्टिता के कारण भी महिलाएं और सशक्त माना जाता है। और महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी माता को उनके कार्य को याद किया जाता है और मैं नमन करती हूँ उनको। और उन्होंने अपने ज्योतिबा फुले जी अपने पति के साथ मिलकर शिक्षा के उत्थान के लिए सफल प्रयास किए। और उस समय सती प्रथा, बाल विवाह और जो अशिक्षित विधवा थी उनके खिलाफ हो रहे जो अन्याय है, अत्याचार है, उनका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। और विधवा होने पर महिलाओं को जो मुंडन कर दिया जाता था उनके खिलाफ भी वो आवाज उठाई। और इस प्रथा में साथ देने वाले नाइयों के खिलाफ भी एक मजबूत उन्होंने उस टाइम आंदोलन चलाया। एक फिल्म भी निकला था जागरूक करने के लिए, प्रेम रोग। आपने पूरे समाज ने देखा है उस पिक्चर को। तो उस समय एक नायिका के रूप में वो फिल्म को एक हीरोइन ने है वो निभाई थी रोल। उसमें कितना दयनीय था, कितना दर्दनाक होता था। तो उसमें पूरा उस समय महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न होता था उसको उसमें बखूबी दिखाया गया था। तो ऐसे दौर से हम निकल के आज शिक्षित है और महिलाएं सशक्त है। तो मैं तो नमन करती हूँ उस माता को, प्रणाम करती हूँ उनके जन्म जयंती पर। और हम सभी महिलाओं को उसको याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए, क्योंकि अपने कष्ट को नहीं देखते हुए वो कितना कष्ट सह के महिलाओं को हक अधिकार दिलाई। और वाकई में शिक्षा की ज्योति, ज्ञान की ज्योति अमूल्य होता है। और इतना कहकर वाणी पे राम दी। सत्यम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। हमारे बीच में इंदु बंजारे पामगढ़ के पूर्व विधायिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत सतनाम इंदु बंजारे जी। बहुत शुक्रिया इंदु बंजारे जी का कि आज उनका पोस्ट देखकर मैं ये कार्यक्रम करने के लिए मेरे मन में विचार आया, क्योंकि मैं बहुत बिजी था कार्यक्रम में और वो जुड़ भी चुकी हैं अपनी व्यस्तता के कारण भी। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल के फेसबुक लाइव पर उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा इंदु बंजारे जी आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। इंदु बंजारे जी, जय भीम, सतनाम, नए वर्ष की बधाई। जय हिंद, जय सतनाम। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अ, सबसे मैं सब पहले भारतवर्ष में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सत सत प्रणाम करती हूँ। प्रमुख रूप से महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपने शीश को नमन करती हूँ। राष्ट्र पितामह महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जी के चरणों में अपना सदस्यमन अर्पित करती हूँ। और भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में अपना सदस्य अर्पित करती हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में अपना सदस्य अर्पित करती हूँ। करोड़ों दलितों शोषितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपना सदस्य अर्पित करती हूँ। सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को भी मेरा सादर जय भीम, जय सतनाम। आज हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी का जयंती के शुभ अवसर पे भी मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। और ये निवेदन भी करना चाहूंगी कि जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने पूरे जीवन नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। आज के इस पावन दिन से हम ये प्रण लें कि जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले जी ने अपने जीवन में अथक प्रयास किए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा प्राप्त कराने के लिए, उनके साथ हो रहे शोषण को खत्म करने के लिए, तो उनके पथ पर चलकर हम भी अपने समाज के महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करें। ऐसे मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े सभी साथियों से निवेदन करना चाहती हूँ। सम्मानीय साथीगण, आज हम आपके साथ भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के संघर्षपूर्ण जीवन और बलिदान की कहानी साझा करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करते हुए उनको कोटिस प्रणाम करती हूँ। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र की पावन धरती पे हुआ था। और माता सावित्रीबाई फुले जी बचपन से ही एक कुशल नेत्री के रूप में थी
और जब भी उनके माता-पिता उनको कुछ भी कार्य करने के लिए देते थे, तो बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत धैर्यता के साथ वो बचपन से ही सामाजिक कार्यों के साथ, अपने पारिवारिक कार्यों के साथ निपुण रहती थी। सब हम सभी जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले जी के समय में, उस समय में नारियों को की हो जाती थी, तो उस समय माता सावित्री फुले जी भी शादी महात्मा ज्योतिराव साहब के साथ बहुत ही कम उम्र में, लगभग 12 या 13 साल की उम्र में ही हो गया था। और उस समय क्योंकि अधिकार नहीं था, इसलिए माता सावित्रीबाई फुले जी भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई थी। लेकिन जब उनकी शादी महात्मा जो उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जी ने कि महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सजग रहते थे और राष्ट्र पितामह के रूप में हम जैसा सभी जानते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले साहब को, तो उन्होंने नारी अपनी पत्नी को पढ़ाया ताकि वो लोग उनसे ये प्रेरणा ले सकें कि जिस तरह से नारियों को पढ़ाने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये हम सब इतिहास को अगर देखेंगे या हम सावित्रीबाई फुले जी या महात्मा ज्योतिराव फुले साहब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम बखूबी जान पाएंगे कि उस समय में नारियों का या कुछ भी करने का अधिकार, ढकने के लिए कपड़े भी बहुत संघर्ष के बाद हम सबको मिल पाया है। तो उस परिवेश में जहाँ पे जाति-पाति का बहुत बड़ा खाई था, उस परिवेश में महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जी ने महिलाओं को पढ़ाने के लिए संघ ने सबसे पहली पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया और उसके बाद उनको पढ़ाकर दोनों ने एक संकल्प लिया कि जब हम इस फील्ड में जब काम कर रहे हैं, तो हम अपना खुद का संतान नहीं लेंगे और इस भारत देश में जन्मे उन तमाम बच्चों को अपना संतान समझकर उनको पढ़ाने के लिए हम संकल्पबद्ध होते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले जी और महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने संकल्प लिया और उन्होंने बहुत से उनके सामने कठिनाइयाँ आई जब वो पढ़ाने के लिए गए, तो सामाजिक स्तर पे उनके साथ दबाव उनके साथ बनाया गया। यहाँ तक कि उनके जो पिता थे, उनको दबाव बनाकर उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उस समय फातिमा शेख का उनको सहारा मिला और उन्होंने अपने घर पे उनको पनाह दी और फातिमा शेख जी और माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिराव फुले आज सबने और फातिमा शेख जी के उनके पति चारों लोगों ने मिलकर फिर हमारे भारत देश की महिलाओं को पढ़ाने के लिए सब लोग संकल्पबद्ध हुए और संकल्पबद्ध होकर टीम वर्क के साथ में उन्होंने महाराष्ट्र की धरती में प्रथम स्कूल खोला 1848 में और उन्होंने शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले ने अपने पूरे जीवन नारियों को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया और उन्होंने भीमदेवरा जी पुणे में विद्यालय खोला। उसके साथ फिर उन्होंने हरिजनवाड़ा जिला पुणे में स्कूल खोला। उसके बाद फिर हड़पसर जिला पुणे में स्कूल खोला। उसके बाद उस्तुर जिले में, समाज जिले में, पुणे जिले में, नया गांव जिले में जहां वो रहती थी, फिर सिरवाला तालुका खंडाला जिले में, तलेगांव धनतेरस, मतलब यहाँ 18 उन्होंने स्कूल खोला। और हम सभी जानते हैं कि जब माता सावित्रीबाई फुले जी जब स्कूल पढ़ाने के लिए जाती थी, तो मानसिक रूप से गुलाम और लाचार लोग जो नहीं चाहते थे कि शिक्षा में आगे बढ़े को शिक्षा प्राप्त हो या कहा जाए कि शूद्र समाज को शिक्षा प्राप्त हो, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जी नारियों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले साहब ने समाज को शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष किया। वो सर्व समाज के लिए स्कूल खोलते थे, नारियों के लिए अलग से, हमारे बहन बेटियों को कन्याशाला उनके लिए और सर्व समाज के पढ़ने के लिए वो सर्व सुविधा युक्त स्कूल उन्होंने खोला। तो उन्होंने सर्व समाज के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्राथमिकता लेकर चला, तो सबके लिए उन्होंने स्कूल खोला। लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे कि जो बहुसंख्यक समाज, जनजाति है, ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन तमाम दबे कुचले वर्गों को शिक्षा प्राप्त मिले, ये ऐसे मानसिकता के लोग जो नहीं चाहते थे कि ये लोग पढ़ पाए, वो ऐसे धारणा के सोच
सावित्रीबाई फुले जी पढ़ने के लिए जाती थी तो उनको गोबर से, कीचड़ से, पत्थर से उनको मारते थे। लेकिन अगर माता सावित्रीबाई फुले जी वहीं पे रुक जाती, अगर वर्तमान परिवेश में देखें तो किसी भी महिला को अगर वो पढ़ाने के लिए जाएगी और कोई भी उनके साथ अनर्गल बातें करेंगे तो महिलाएं कमजोर पड़ जाती हैं और हार मानकर उस समय माता सावित्रीबाई फुले जी ये बैठ जाती, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे पढ़ाने के लिए मना कर रहे हैं और मेरे साथ इतना घटना हो रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर वो हार मानकर बैठ जाती तो भारत देश की किसी भी जाति की महिलाओं को आज न तो शिक्षा प्राप्त होता, न ही वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक, एसपी, कलेक्टर जो भी बन रहे हैं वो माता सावित्रीबाई फुले के संघर्ष के बदौलत बन रहे हैं। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि सभी नारियों को में एक शक्ति होती है। जग जननी हूँ, जग का है निर्माण तुम्हीं से, जीने से क्यों डरती हो, ये सुंदर सा संसार तुम्हीं से। नारी है तो ये सुंदर सा संसार है और नारी के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। तो कब भी मुश्किलें आती है उसे डटकर हमें सामना करना चाहिए। जिस तरह से माता सावित्रीबाई फुले जी ने कभी हार नहीं मानी और अपने बैग में दूसरे कपड़े लेकर जाती थी और स्कूल में जाकर उसको चेंज करके फिर उस बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी और फिर जब वो वापिस आती थी तो वही गंदा कपड़ा पहन कर आती थी ताकि लोग उनके ऊपर फिर से अगर वही फिर से वो उनके ऊपर पत्थर जैसे पूर्ण जिंदगी माता सावित्रीबाई फुले जी का रहा। उन्होंने आजीवन हमारे नारियों को सम्मान दिलाने के लिए उनको हर क्षेत्र में, चाहे वो सती प्रथा के रूप में हो या बाल मतलब हर सामाजिक जो बुराई थी उनका भी विरोध उन्होंने सत्य शोधक समाज के एक आंदोलन के द्वारा किया, जिसके माध्यम से आज हमारी जो विधवा महिलाएं हैं जिनको काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था, मुंडन करके उनको सती प्रथा के रूप में उनके पति के साथ जला दिया जाता था। तो इन तमाम जो सामाजिक बुराइयां थी महिलाओं के संबंध में उन सबको माता सावित्रीबाई फुले आज भारत में आज हमारी बहनें स्वतंत्रता के साथ जो फिर से जिंदगी जीने का अधिकार मिल रहा है वो माता सावित्रीबाई के संघर्ष और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान की वजह से मिल रहा है। माता सावित्रीबाई फुले जी ने सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपना लिया, लेकिन उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था जिसको उन्होंने पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया रहती थी। वहां पे हॉस्पिटल उनके द्वारा उनके बेटे के द्वारा खोला गया। तो माता सावित्रीबाई फुले जी हमेशा सामाजिक कार्यों में संलिग्न रहती थी और माता सावित्रीबाई फुले जी जब सामाजिक सेवा कर रही थी, जिस तरह से अभी हमारे मान में जैसे कोरोना बीमारी वैसी बीमारी जो फैली हुई थी, उसी तरह से माता सावित्रीबाई जी के समय में भी एक प्लेग नाम का बीमारी फैला हुआ था, जिससे लोग छुआछूत की भावना से देखते थे, लोग एक दूसरे के पास नहीं जाते थे, लोग दूरी बनाकर चलते थे। लेकिन जब माता सावित्रीबाई फुले जी ने देखा कि ये बीमारी पूरे गांव के लोगों को जकड़ रही है, लोगों को खत्म कर रही है, तो उन्होंने बिना अपने बारे में सोचे उन्होंने सबका ध्यान रखा, सबको ले जाकर अपने बेटे के हॉस्पिटल में यशवंत हॉस्पिटल में उन्होंने इलाज कराया। और उसी समय में माता सावित्रीबाई फुले जी को सभी माताओं बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि आज हम महिलाओं को जो मान सम्मान हक अधिकार मिल रहा है वो माता सावित्रीबाई फुले जी की ही वजह से है। तो हम उनके आदर्श को मानकर उनके पथ पे चले और सामाजिक बुराई को खत्म करके उनके सपनों का जो सपना था कि आजाद भारत में महिलाओं की आबादी के अनुसार सबको सम्मान मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले और सबको अधिकार मिले, उस परिलक्ष्य में हम सब मिलकर कार्य करें। आजाद में 50% जनसंख्या हमारी बहनों की है, लेकिन धरातल में जो मान सम्मान जो हक अधिकार हमारी बहनों को मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षा में हो, रोजगार में हो, व्यवसाय हो या राजनीति हो या नौकरी फील्ड हो, हर क्षेत्र में जो मान सम्मान हक अधिकार मिलना चाहिए वो आज भी नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम सबको स्वयं हक के लिए लड़ाई लगी और अपने हक के लड़ाई के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। जिस तरह माता सावित्रीबाई फुले जी ने आकर हम सबके अधिकारों को काम किया, सबको काम करना चाहिए। ऐसे करते हुए आप सभी को पुनः माता सावित्रीबाई फुले जी के जयंती
की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाई और हम सब मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम दें क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही गुर्राता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और संविधान में हम सबके अधिकार को निहित किया गया है, तो संविधान के बारे में समझना चाहिए और हर घर में मेरे हिसाब से संविधान की पुस्तक हो, जिसे हमारे बच्चे पढ़े, जाने, समझे अपने अधिकारों के बारे में। और जी मैं अपनी बहनों के सम्मान के लिए 2 लाइन बोलना चाहूँगी कि दुनिया की पहचान है नारी, दुनिया पर एहसान है नारी, हर घर की माँ, बेटी, बहन बनकर शान है नारी। इसे कमज़ोर मत समझो, इसे कमज़ोर मत समझो, हर रिश्तों की मर्यादा और सम्मान है नारी। जय भीम, जय भारत, जय सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी ने अपनी ओजस्वी विचार हमारे इस प्लेटफॉर्म में रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे बीच में बहुत-बहुत राजेंद्र धन्यवाद। बंजारे साहब जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। राजेंद्र बंजारे साहब आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहे इंदु बंजारे मैडम जी। जी, जी। हाँ, राजेंद्र बंजारे वाहेगुरु साहब। सतनाम। जी सर जी। वाहेगुरु सतनाम, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु फतेह। आदरणीय संतों, आज माता सावित्री बाई फुले की जयंती है, तो इस जयंती में आप सबको हार्दिक बधाइयाँ और सभी संतों गुरुओं नमन करते हुए, माता सावित्री बाई को नमन करते हुए मैं आप सबको जय भीम, जय सतनाम। माता सावित्री बाई फुले इतिहास के पन्नों में एक चमकता हुआ नाम है। वह एक असाधारण महिला थी जिन्होंने अपना जीवन भारत में महिलाओं और दबे कुचले समुदाय के लिए और उनके अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए बिताई थी। माता सावित्री बाई फुले का जन्म हम सबको जानकारी है कि 13 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नया गांव में हुआ था और 19वीं सदी में माता सावित्री बाई शिक्षा, लैंगिक समानता और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए उसने अथक प्रयास के माध्यम से समाज में एक प्रकाश डाले थे। माता सावित्री बाई फुले एक तरह से बचपन में उनका जो जीवन है गरीबी और भेदभाव में बीता और सबसे महत्वपूर्ण योगदान महिला शिक्षिका में उनकी अग्रणी थी, क्योंकि उसको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा जब शिक्षिका हुई। तब महात्मा ज्योतिराव फुले ने किसी तरह से अंग्रेजों के माध्यम से पढ़ने के बाद उसके दिमाग में आया, उसके मन में आया, मैं किसको पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले सोचा अगर किसी पुरुष को पढ़ाता हूं तो मात्र पुरुष अपना ही अपने आप में पढ़ पाएगा, परंतु उसने एक विचार किया किसी महिला को शिक्षित किया जाए जिससे समाज कल्याण का हो, देश कल्याण के हो। इस तरह से उसने अपना विचार रखा। तो उस समय उनको ऐसा कोई परिस्थिति नहीं आया कि कौन महिला को पढ़ाए। तो माता सावित्री बाई फुले भी नहीं थी, तो पढ़ी होने के बावजूद माता सावित्री बाई फुले को जो उनकी पत्नी थी उनको सबसे पहला पढ़ाने का निर्णय किया। जब पढ़ने के बाद माता सावित्री बाई फुले महिलाओं के लिए, अछूतों के लिए और जो दलित समाज जो थे उनको पढ़ने का हक अधिकार नहीं था। खास करके महिलाएं जो थी, चाहे अपर कास्ट का हो चाहे निम्न कास्ट को हो, वो भी पढ़ने निकलने का हक अधिकार नहीं था। उनको पढ़ाने के लिए एक तैयार होकर के जाती थी। वहां जाते समय अपने बैग में साड़ी और छतरी लेके जाती थी। यह बारिश और धूप से बचने के लिए नहीं जाती थी, क्योंकि यह सवर्ण समाज के लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ गंदगी फेंक देते थे और कभी कभी माता सावित्री बाई के
साड़ी इतने में छेद छेद हो जाते थे। तो माता सावित्री बाई को ज्योतिराव फूले और उनके, क्योंकि मास्टरीन जो होता है, शिक्षिका जो होती है, वह जो है अपने आप में एक स्मार्ट, अपना आज के समय में कह सकते हैं, उनकी साफ सुथरे कपड़े और उनकी देख करके, ताकि वे शिक्षा हमारा क्या कर सकते हैं, हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाता है, उनके चेहरे में, रहन सहन में, खान पान में, बोलने में, तो उसमें भी वो शिक्षिका जो पढ़ करके शुद्ध अपने साफ सुथरे कपड़ा पहन करके फिर बच्चों को पढ़ाते थे, महिलाओं को पढ़ाते थे। ये सवर्णों को रास नहीं आने के कारण उसके ऊपर कीचड़ फेंक देते थे। जब वो स्कूल में पहुंचते थे तो वहां पर साड़ी चेंज करके अपनी पढ़ाई का, बच्चों को पढ़ाई का काम करते थे। इस तरह से उनका जीवन जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहा और उनका चुनौती का सामना करने के बावजूद सावित्री बाई फुले ज्ञान की प्यास थी उनको, उन्होंने शिक्षा हासिल करने के लिए उसको प्रेरित किया गया। सन 1848 में सावित्री बाई फुले और उनका पति पुणे में लड़कियों का जो पहला स्कूल शुरू किया था, एक क्रांतिकारी कदम है, क्योंकि उस समय लड़कियों को शिक्षा का अवसर नहीं मिल रहा था। इन चुनौती के बाद भी उनका समर्पण अटूट रहा है। उनका दृढ़ संकल्प था या दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा का सशक्तिकरण, शिक्षा ही सशक्तिकरण की कुंजी है और हर लड़की को सीखने का अवसर मिलना चाहिए। लड़कियों की शिक्षा में अपने काम के लिए सावित्री को बहुत विरोधी और दुश्मनों का सामना करना पड़ा, जैसे मैं पिछले बताया हूं। उन्होंने उनके छात्रों को, अपने छात्रों को अवसर और अपमान, यहां तक कि शारीरिक हमलों का भी सामना करना पड़ा है। सावित्री बाई फुले केवल महिलाओं की शिक्षा की हिमायती नहीं थे, बल्कि दलितों और जो हाशिए पे, मतलब उसका जीवन एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं था, इन समुदायों को भी आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक सुधार के प्रति समर्पण करने का काम किया था। और महिलाओं के साथ अन्याय, उत्पीड़न जो होते थे, उनको, उनके लिए भी एक आश्रम, जैसे विधवा आश्रम की व्यवस्था की थी। गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी खान पान की विशेष ध्यान देने के लिए, जो बालवाड़ी केंद्र जिसको बोलते हैं अभी क्या, महिलाओं के लिए जो करते हैं, उनके लिए विशेष, वह हमारी माता सावित्री बाई फुले का ही है। उसी के आज के अनुकरण करके हमारी सरकार करते जा रहे हैं। इसके अलावा जब वो पढ़ लिखने के बाद तो उसमें एक जुनून सवार हो गया था। एक लेखिका के रूप में वह काम करती रही, सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने के लिए अपने कलम का इस्तेमाल किया और लेखन से समाज के लिए एक चेतावनी का काम किया, जिसने अपने पूर्व ग्रहों और का आग्रह किया गया था। उन्होंने शक्तिशाली कविताएं, लेखक और महिलाओं की दुर्दशा और उनकी उत्पीड़न, लोगों को जो द्वारा झेले हुए थे, उनके सुधार के लिए बहुत सारे काम किए थे। तो माता सावित्री बाई फुले, इस तरह से उनका जीवन जो होता है बहुत ही कष्टमय था। और माता सावित्री बाई ये हमारे अगर नहीं होती तो हम सब पढ़े लिखे नहीं होते। जिसको हम शिक्षा की देवी सरस्वती कहते हैं, वो कहाँ पढ़ी है, क्या पढ़ी, उसे हमें वैसे कहने का तो नहीं है कि हम कहाँ पढ़ी है, पर हमारी माता सावित्री बाई फुले नहीं होती तो इस देश में हम सब पढ़े लिखे नहीं होते। तो इनका योगदान महत्वपूर्ण है। दोनों ने मिलकर एक बहुत कठिन प्रतिज्ञा किया था कि अपने निसंतान रहने के लिए, बच्चे पैदा नहीं करने के लिए, उसका एक लड़का था, जिसे हम उसको कह सकते हैं विधवा, एक ब्राह्मण महिला थी, उनके बच्चे थे, उनको गोद लिया था और गोद लेकर के उसको पढ़ाई लिखाई करा करके डॉक्टर की MBBS डॉक्टर या जिसके बोलते हैं MD की तरह उसको
करके तीनों मिल करके समाज की व्यवस्था है उनको मजबूत किया, और मजबूत करके यहाँ तक लोगों को ला करके, जैसे अपना दुख तकलीफ शारीरिक अगर किसी प्रकार की परेशानी होती थे तो उनके लड़के से सलाह लेकर के करते थे, और जो भी दिक्कतें होते थे तो दोनों पति पत्नी ने मिल करके उसका एक बहुत ही समाज सेवा के रूप में, यहाँ तक से जो एक सत्य शोधक संस्था की स्थापना किया था, वह सत्य शोधक संस्था जो अंग्रेजों के समय जो है सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान ये था कि उसी स्कूल को प्रथम स्कूल के दर्जा के रूप में दिया गया, और बहुत सारे उसको प्रोत्साहन मिलने के कारण और कई अन्य जगहों पे स्कूल खोलने का काम किया था। इस तरह से माता सावित्रीबाई फुले अपने जीवन भर अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना, क्योंकि जब माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति को अलग हो गए थे तो उसको पत्थर तोड़ करके जीवन यापन करने का भी काम कर लेते थे, पर जो सत्य शोधक संस्थाएं जो होती थी, जो शिक्षा के माध्यम से जो पैसा आते थे, तो एक नहीं अनेक स्कूल खोलने का काम करते रहे, और अंग्रेजों के द्वारा ही पहले ही उनको पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त हुआ, तब जा करके ये दोनों इतना महत्वपूर्ण काम किए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से हमारी माता और बहनों को वर्तमान समय में जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारी सामाजिक स्थिति आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन से हमें एक कर्तव्य अपना निभाए, या अपना जीवन को एक संकल्पित करें कि महिलाओं को और बच्चों को, खास करके लड़कियों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाने के लिए हम संगठित रहे, और इस तरह से माता सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के सेवा को देख करके हम सबको करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। वाहिगुरु सतनाम। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने बहुत सुंदर विचार रखे आज के इस पटल पर। और वाकई में ये दुनिया के जो लोग हैं, भारत के लोग हैं या अपितु विश्व के लोग हैं, जो शिक्षा के रूप में जो आज पाठ्यक्रमों में जो पढ़ाई जाती है, बताई जाती है, लेकिन सावित्रीबाई फुले की जीवनी को, उसकी प्रेरक संघर्ष को किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। ये बहुत दुर्भाग्य की जनक है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कुछ स्कूलों में, कुछ जगहों में लोगों ने कोशिश की है कि सावित्रीबाई फुले की जीवन संघर्ष को, उसके उसके कार्यक्रमों को लेकर कुछ कार्यक्रम हमने देखने सुनने को मिला है। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसका भी आने वाले समय में हमारे नई पीढ़ी को इसकी जागृति के रूप में जो आप सब लोग बोल रहे हैं सॉरी, तो मुझे इसका लगता है कि जरूर लाभ मिलेगा। आप जैसे लोगों की जो प्रेरक विचार है वो जन जन तक पहुंचेगा, और इसके लाभ भी उनको मिलेंगे। मैं हमारे बीच में डिजन कुर्रे जो एक कवि है, उनको आमंत्रित करता हूं। बहुत देर से सुन रहे हैं हमारे वक्ताओं को, विचारों को। तो डिजन कुर्रे साहब अपने विचार रखें आज के इस पटल पर। जी भैया प्रणाम। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, जय सतनाम। आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और जैसे कि आज की इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल में जुड़े हमारे दो नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, और पूर्व में विधायिका रही हैं दीदी जी इंदु बंजारे को विशेष प्रणाम, रेखा दीदी जी को भी प्रणाम, राजेंद्र बंजारे साहब को भी प्रणाम। निश्चित ही जो सावित्रीबाई फुले जो प्रथम शिक्षिका थी, आज इसके योगदान पर, आज इनके पूरे जीवन, उसकी जीवनी पर आप लोग बहुत अच्छे से व्याख्यान दिए हैं। मैं बहुत देर से उसको बड़े तन्मयता के साथ सुन रहा था, और उसी बात को मैं पुनरावृत्ति न करती भी, जैसा कि बड़े भैया ने बता दिया है कि एक साहित्यकार कवि हैं, तो मैं सावित्रीबाई फुले के ऊपर मैं दोहा लिखा था, उसको आपको मैं बिना भूमिका बांधे आपके बीच में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ।
फूले बाई सावित्री मातृशक्ति में धन्य, प्रथम बनी जो शिक्षिका, जग में एक अनन्य कोहिनूर, जग में एक अनन्य। नारी को शिक्षा मिले, जग में पुरुष समान, इस कारण ही चल पड़ी जग को देने ज्ञान कोहिनूर, जग को देने ज्ञान। कठिन घड़ी संघर्ष की, अनिश्चित ही जो सावित्रीबाई, माता सावित्री इतना संघर्ष किए हैं और आप लोग सब उनके व्याख्या कर रहे थे, मैं बड़े तन्मयता के साथ सुन रहा था। तो उसकी कठिन जो संघर्ष को मैं लिखने का प्रयास किया हूँ। कठिन घड़ी संघर्ष की, फिर भी पाकर जीत, बनी प्रथम जो शिक्षिका, बाटी ज्ञान पुनीत कोहिनूर, बाटी ज्ञान पुनीत। अमर किया संसार में जिसने अपना नाम। निश्चित ही हमारे बीच नहीं है दीदी, लेकिन अमर हो गई हैं। आज हम उसकी पूजा करते हैं, माता सावित्री बाई फुले का आज पूजा करते हैं। और निश्चित ही उनके जन्मदिन में हम लोग, जैसे मैं एक पेशे से शिक्षक भी हूँ, तो हम लोग बच्चों के सामने में इस कविता को सुनाते हैं, साहित्य संगोष्ठी करते हैं और इस पर बहुत सारे अब आयोजन भी होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी अब मैं एक निश्चित ही आने वाले समय में जब उनके हम जैसे कि जितने हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, साहित्यकार लोग हैं, समाज के जो शुभचिंतक हैं, निश्चित ही इस पर लेख आलेख आते जाएंगे। तो आने वाले समय में शासन को मजबूर हो जाएगा कि पाठ्यक्रम में जोड़ना। तो मैं उसके कुछ पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। अमर किया संसार में जिसने अपना नाम, शिक्षा के विस्तार में रत हो आठों याम कोहिनूर, रत हो आठों याम। और अंतिम बंद। कोहिनूर इस मातु को करके नमन प्रणाम, करता है नित वंदना, तन मन से निष्काम कोहिनूर, तन मन से निष्काम। तो निश्चित ही जो माता सावित्रीबाई फुले ने जो अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पहले एक नारी को कहीं दरवाजा से बाहर निकलने का वो नहीं था। उस समय यदि पाठशाला खोलना, विद्यालय खोलना, अब लोगों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना, ये अद्भुत है। हम तो आजकल के मानव हैं, आजकल के मनुष्य हैं। आज न तमाम प्रकार के सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं। आज हम नहीं जान पाएंगे। उस समय उनके ऊपर नाना प्रकार के यातनाएं झेलनी पड़ी है। गोबर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, उसको भी सहन शक्ति करके वो देश में जो शिक्षा के जो अंजोर फैलाए हैं। तो निश्चित ही ऐसे महान माता सावित्रीबाई फुले को मैं प्रणाम करता हूँ। और उस पर मैं ये पंक्ति समर्पित आज उसके जयंती में जो दोहे लिखा था, और इसी दोहे को एक उत्तर प्रदेश के मंच में भेजा था। उन लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित किए हैं शांति फाउंडेशन के द्वारा। तो आज ही के दिन मुझे एक प्रशस्ति पत्र भी मिला है सावित्रीबाई फुले के रूप से। तो मंच के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूंगा। मुझे जी, बोलने बहुत के लिए शुक्रिया। अवसर दी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया भैया। निश्चित ही आप लोग के जी ऐसे महापुरुष
महान वक्ताओं के बीच में मुझे बोलने का सौभाग्य मिला, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया डीजन कुरे साहब। हमारा कार्यक्रम का समय कंप्लीट हो चुका है, फिर भी आज के इस विषय पर संदर्भ में बात रखने के लिए और सारांश में बात रखने के लिए रेखा कौशिक जी और इंदु बंजारे को संक्षिप्त में एक एक दो मिनट में अपनी बात खत्म करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। रेखा कौशिक जी, उसके बाद इंदु बंजारे जी, हमारे स्पेशल गेस्ट। जी जी, सतनाम पुनः सबको, सादर नमन। और माता सावित्रीबाई फुले के बारे में चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे, तो उस टाइम बाजूबाई निंबाळकर और की पुत्री राधा और सीताराम जाबाजी जी अल्हार की शादी पहली सत्य शोधक शादी थी। मतलब उस टाइम कोई पंडित नहीं, वो सारा विवाह संपन्न उन्होंने खुद ही कराया था। पुजारियों को विरोध उन्होंने किया था, क्योंकि उस समय बहुत कहना चाहिए शादी के लिए भी बहुत सारे परेशानी झेलना पड़ता था। और उन्होंने बगैर पंडित के शादी कराकर ये साबित किया कि कोई धार्मिक प्रतिबद्धता नहीं है और पंडित के बगैर भी शादी हो सकता है। ये समाज को शिक्षित करने के लिए एक एक मुहिम चलाया था उन्होंने। और इसी पद्धति से उन्होंने जो अपने दत्तक पुत्र थे उनकी भी शादी, पहला अंतरजातीय विवाह था, सत्यशोधक शादी थी। अपने दत्तक पुत्र की भी शादी उन्होंने उस टाइम उन्होंने कराई थी। इस तरह वह महान क्रांतिकारी ने सामाजिक क्रांति लाई और अस्त्र शस्त्र से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि उन्होंने अपनी कलम के ताकत से लोगों को शिक्षित किया, जागरूक किया। दूसरे जी, सावित्रीबाई फुले ने जो अपने जो घर का कुआं था, तो उसमें भी SC ST OBC 3 कैटेगरी होता था उस टाइम, शूद्र को 3 वर्गों में बांट रखा था। तो उस टाइम एक दूसरे घर पानी पीना, कुएं से यदि पानी नहीं ले पाते थे दलित, तो उस टाइम वो अपर में आते थे सावित्रीबाई फुले, तो उन्होंने अपने घर का कुआं दलितों के लिए खोल दिया था उस दौर में। ये बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने भेदभाव नहीं किया। और सावित्रीबाई फुले ने अपने पति का, ज्योतिबाराव फुले का जो जब देहांत हुआ, तो उसका मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार उन्होंने खुद की, महिला होकर खुद की। जो ये अधिकार पुरुषों को, सिर्फ पुरुषों को था, महिलाओं को ये अधिकार नहीं था। तो उस टाइम उन्होंने ये बताया कि महिलाएं चाहे तो हर चीज को कर सकती हैं। तो उन्होंने एक मिसाल भी कायम की। इस तरह से ज्योतिबा राव फुले जी को नमन प्रणाम करती हूँ और माता सावित्रीबाई फुले को उनके जन्म जयंती पर नमन प्रणाम करती हूँ। इतना कहकर अपने वाणी पे राम जी, बहुत शुक्रिया रेखा कौशिक जी। मैं लास्ट में संदर्भ में और सारांश में बात रखने के लिए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले इंदु बंजारे जी को फिर से आमंत्रित करता हूं। कम शब्दों में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। इंदु बंजारे जी, अपनी आवाज जी, म्यूट बहुत करें। बहुत धन्यवाद भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय सतनाम। मैं एक बात साझा करना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में और संदर्भ में, कि एक्चुअल में माता सावित्रीबाई फुले जी के ज्यादा मतलब इंस्पिरेंस महात्मा ज्योतिराव फुले साहब से मिला, क्योंकि जब महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जी अपने दोस्त के शादी में जब वो गए थे, उनका दोस्त एक ब्राह्मण था, तो उन्हें बारात से वापस कर दिया गया था। उनको बारात से ये कहकर वापस कर दिया क्योंकि ये दलित समाज से हैं, शूद्र समाज से हैं, अछूत समाज से हैं करके। तब महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जी बहुत वो रोए, उनको बहुत पीड़ा हुई। और वो उन्होंने उसके संबंध में एक पंक्ति भी बोला है कि अनजान हंसता है और जानकार रोता है। तो इसका पंक्ति का यथार्थ ये है कि जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, उसके बावजूद भी अगर वो अपने अछूत जो मानव उनको जाता है, तो उसको अगर वो खत्म नहीं कर पाता, तो वो बहुत दुख की बात है। तो उसी को महात्मा ज्योतिराव फुले साहब जी ने उस चीज को भोगा है। उनके साथ ये घटना हुई है कि जाति के नाम पे उनके साथ बहुत अन्याय अत्याचार होता था, और उन्होंने इस बात की अपनी पत्नी को भी बताया। और माता सावित्रीबाई फुले जी ने भी ये चीज महसूस की कि बिना शिक्षा के लोगों में हम ये जो मानसिकता फैली हुई है, जाति के नाम पे जो अंधविश्वास फैला हुआ है या जो रूढ़िवादी फैला हुआ, उसको जड़ से खत्म करने का एक ही उद्देश्य है, वो है शिक्षा।
तो शिक्षा पे उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा बेस है जिसमें हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं। और फिर उन्होंने चला, उन्हें पे काम किया और उन्होंने अपने कथनी के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से लोगों को शिक्षा किया। और उनके बाद में आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज ने किया। उनके बाद में इन सभी के वचनों को संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। जिस तरह से हम नारियों की भी बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अधिकार भारतीय संविधान में हिंदू कोड बिल के माध्यम से नारी समाज को दिया। जिन जिन बातों के लिए माता सावित्रीबाई फुले जी ने, तमाम हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने संघर्ष किया, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया। इसीलिए आज भारत में महिलाओं को थोड़ा बहुत कहा जाए, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आज भी जो मान सम्मान हमारी महिलाओं को मिलना चाहिए, हमारी बेटियों को मिलना चाहिए, जिस तरह से उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, पेपर उठाते ही उनके साथ बलात्कार की घटनाएं देखने को मिलती है, पेपर उठाते ही उनके साथ अपहरण की घटनाएं देखने को मिलती है, गांव हो या शहर हो, कहीं भी हो, महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है। इनको देखते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज भी भारतीय संविधान में जो अधिकार महिलाओं को दिया गया है वो सही रूप से लागू नहीं हुआ है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जाते जाते बोला था कि भारतीय संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, इसको लागू करने वालों की सोच और नियत अगर अच्छी नहीं होगी तो कितना भी अच्छा संविधान गलत साबित हो सकता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर संविधान को सही रूप से लागू करने के लिए ऐसे लोगों के हाथ में इसको सौंपना चाहिए जो संविधान को सही रूप से लागू कर सके, ताकि हमारे समाज में जो अभी भी जो बुराइयां हैं, सामाजिक बुराई है और आर्थिक तंगी है, राजनीतिक जो खाई है, उसको बराबर समानता के रूप में सबको अधिकार मिल सके, ये मैं सोचती हूँ। और इस बात को सबसे निवेदन भी करती हूँ, इस बात की सब पहल भी करें। और चूंकि संत चंद शब्दों में बोलना समय भी हो चुका है, तो अंत में मैं अपनी महिलाओं को प्रेरणा स्रोत पंक्ति के माध्यम से कहना चाहूंगी कि ना अबला है ना बेचारी है, ना अबला है ना बेचारी है, हम आज के युग की नारी हैं। कम करके मत आको मुझको, सारे जग पर मैं भारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। तो सभी आज के युग के नारियों को सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु बंजारा जी, अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वाइस सम्मानित चैनल की ओर से। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जो जितने भी वक्ता हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, रेखा कौशिक जी, डीजन कुर्रे साहब, राजेंद्र बंजारा जी, उनका स्पेशल धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघरा सिंह जो अमेरिका से हमें समय मुहैया कराया है, उनका भी, और कृपाल सिंह जी, जसवीर भाटिया साहब का जो अमेरिका में रहते हैं और हमारे लिए वो समय निर्धारित करके ऐसे विशेष कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसा मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि आज की जो हमारी स्पेशल एपिसोड है, आप सब लोग अपने अपने ग्रुपों में शेयर करें और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का सतनाम, जोहार, थैंक यू, जय हिंद।